अभी मैं आपके लिए स्टैट्स पढ़ता हूँ। 51, 7, 39, 35, 20, 10, 3, 24, 30, डक डक डक। ये है आपके नए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन के स्टैट्स। हम कहते हैं कि हमको एक बहुत बड़ी टीम बनना है और हमने शान मसूद को कैप्टन बना दिया है। आज मेरे साथ आहद रियाज है। आज क्रिक विद आर्ट्स पे हम करेंगे एक डिबेट करेंगे कि क्या बाबर आजम का जो ये सारा कप्तानी का सिलसिला हुआ है, क्या उनको कैप्टन रहना चाहिए था, क्या उनको नहीं रहना चाहिए था। आई थिंक वीडियो के शुरू में आपको मेरा तो स्टांस नजर ही आ ही गया होगा। हम में से कोई बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन। आहद का कहना ये है, आहद क्या कहना है आपका? बिल्कुल, आई थिंक बाबर आजम हैज स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात थी, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर बाबर पे बना, जिस तरह का सिनेरियो बन चुका था, और आई थिंक फॉर हिज ओन फॉर्म काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही थी कैप्टनसी। और मेरे हिसाब से तो बाबर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया अक्रॉस तीनों फॉर्मेट रिज़ाइन करके, क्योंकि अब एज अ प्लेयर टाइम आ गया है कि वो अपनी कमबैक करें। तो स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, देखते हैं, दोनों पॉइंट्स पुट इन करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हु डू यू थिंक हैज़ बेटर प्रोज एंड कॉन्स विद बाबर्स कैप्टनसी। पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं सिर्फ पहले जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बाबर आजम के स्टैट्स, वो बने 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन। सही है, ओडीआई में बने, टेस्ट में बने, T20 में बने। और उनके स्टैट्स जो है, ओडीआई में उनका विन लॉस रेशियो है 1.73, which is one of the highest in Pakistan histories. It is only second to Salim Malik who had 1.9 और उन्होंने 34 गेम्स खेले थे। बाबर ने अराउंड मेरे ख्याल से 50 कुछ गेम्स खेले होंगे। टेस्ट मैचेस में उनका विन लॉस रेशियो 1.66 है। इट इज लोअर देन जावेद भाई एंड इमरान भाई, एंड इट इज मोर देन मिसबाह जो हमारे सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है। मिसबाह का विन लॉस रेशियो 1.36, बाबर इज 1.66। और T20 में he has the highest win loss ratio other than obviously सैफी भाई 1.82, सैफी भाई का तो 3.62 था, बट बाकी सबसे ज्यादा है। तो मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं तो टर्म करूंगा कि he is one of the most successful captains। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय गिविंग अस अ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज नहीं भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। नाउ ऑन टू द डिबेट। सही बात है, चलें, ये हो गई एक नंबर गेम की बात, लेकिन जहां भी पाकिस्तानी कैप्टन्स की बात आती है, आई थिंक उनको सिर्फ रिकॉर्ड्स पे या स्टैट्स पे वे करना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। उसकी प्राइमरीली वजह ये है कि हमें नहीं पता वो किस सर्कमस्टांसेस के अंडर खेले। तो अगर मैं इसी को थोड़ा ज़्यादा ब्रेक डाउन करूँ, टेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो टेस्ट में पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सबसे बेहतरीन चांस था ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल तक जाने का। हमारे होम के स्टैट्स साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0, इंग्लैंड के अगेंस्ट 0-3, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ड्रॉ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 0-1। और ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, इसका जो एक हाईलाइटेड फीचर था वो हमारी पिचेस की बदतरीन क्वालिटी थी, जिसके वजह से हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे थे। वो तो इंग्लैंड ने एक नए टेम्पलेट खेली, तो ये कोई ग्रेट रिजल्ट्स नहीं है। खासतौर पे आप होम पे वो डोमिनेट ही नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था। अवे आपने खेला वेस्ट इंडीज से 1-1, श्रीलंका 1-1, जिम्बाब्वे 2-0 और बांग्लादेश 2-0। तो ओवरऑल आई थिंक काफी ओवरशैडो हो गया कि जो हमारी विन्स हैं उसमें से 6 विन बाबर के अंडर हल्की नेशंस के अगेंस्ट आई, वो भी अवे उसमें, जो कि शायद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2-0 होनी चाहिए थी। तो ये भी एक फैक्टर था। उसके बाद अगर हम आते हैं तो ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने पिछली 8, 9 या 10 सीरीज खेली वर्ल्ड कप से पहले, उसमें कोई उन्होंने 6 या 7 मैच हारे। पाकिस्तान से बाहर से 2 सीरीज खेली गई उसके बाद, और हमने जो डोमिनेट किया, ये जो हमने डिल्यूजनल डोमिनेशन की एज वी सॉ इन द वर्ल्ड कप, वो सब होम कंडीशंस पे थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें जो हमें रोल इन नहीं किया। और उसमें ये भी बात है कि फिर हम इंग्लैंड की सी टीम से 3-0 हारे थे उसी दौरान, जिम्बाब्वे से मैच हम हारे थे, न्यूजीलैंड की सी टीम से हारे थे। तो जो लॉसेस थी वो अगेंस्ट सिग्निफिकेंटली वीकर अपोनेंट्स थी। बिल्कुल, बात तो सही की। अब जवाब सोचना पड़ेगा कि हम इसको काउंटर कैसे करें। आहद ने बड़ा अच्छा काउंटर किया है, बट नहीं, देखें, मुझे समझ आती है कि ऑब्वियसली स्टैट्स हर चीज नहीं होती। मैं भी मानता हूँ कि स्टैट्स हर चीज नहीं होती, बट स्टिल पहले मैं शुरू करता हूँ टेस्ट कप्तानी से। हमने बनाया शान मसूद को कैप्टन,
जो आई थिंक कुछ लोगों ने अब एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था कि अगर बाबर हटेंगे तो शान मसूदी बनेंगे, लेकिन आपने इस टाइप के प्लेयर को बना दिया है जिनकी टीम में जगह ही नहीं है। मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट शान मसूद, आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट लीडर, बट शान मसूद के जैसे मैंने अभी स्टैट्स पढ़े थे, मतलब उन्होंने मेरे ख्याल से 2020 से एक टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई। अगर हम एक बड़ी टेस्ट के नेशन बनना चाहते हैं, आपने किसी इस तरह को टेस्ट कैप्टन बना दिया है जिसका मतलब टीम में जगह ही नहीं है, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो कप्तानी भी करेंगे। फिर अगर उनसे रन नहीं होते तो वो अपनी टीम मेंबर्स की रिस्पेक्ट कैसे गैदर करेंगे अगर उनकी टीम में ही सॉलिडिटी नहीं है। नहीं, आई एग्री। आई थिंक शान मसूद एज अ कैप्टन बहुत बुरी चॉइस है, बट मेरा सवाल वही आता है, नहीं तो बुरी चॉइस है तो फिर बाबर आजम क्यों छोड़ा? तो आई थिंक बाबर को यहाँ पे मेरे हिसाब से छोड़ना इसलिए सेंसिबल था रिगार्डिंग ऑफ सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी ने बाबर को कहा होगा कि आप व्हाइट बॉल कैप्टनसी छोड़ दें, विच लीव्स हिम विद टेस्ट कैप्टनसी। अगला टूर आपका ऑस्ट्रेलिया का है जहाँ आपने पिटना है। मतलब रियलिस्टिकली सबको पता है कि जो भी जाएगा वो स्केपगोट बन के ही वापसी आएगा, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते, खासतौर पर जो हमारे हालात हैं। उस पॉइंट पे आई थिंक कैप्टनसी छोड़ देना उसके लिए बेहतर था, क्योंकि अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1 महीने बाद बाबर ये सीरीज 2-0 हार के आ गया वहां पे, तो फिर और गालियां पड़ती मेरे हिसाब से कि आप इतने आपके अंदर ईगो है कि आप कैप्टनसी पकड़ के भी रखे हुए हैं, हालांकि व्हाइट बॉल में आपको सबक सीख गए। तो फिर जब वो कैप्टनसी छोड़ता उस पॉइंट पे, तो आई थिंक वो ज्यादा गंद फैल चुकी होती उस वक्त अगर उसको। बात तो सही, मेरे ख्याल से विराट कोहली के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने पहले ओडीआई T20 छोड़ी, फिर उन्होंने टेस्ट छोड़ी मेरे ख्याल से 4 महीने बाद, और अब उनका फॉर्म वापसी देख लें तो कैसा था। तो यू नेवर नो, वी ऑब्वियसली वांट बाबर आजम टू प्ले वेल एज अ बैट्समैन एज वेल, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब इमोशनल डिसीजन हो गया है रादर देन अ रैशनल डिसीजन। हमने ये सोचा कि अगर हारे, अगर बुरा हो गया, प्रेशर अंदर आ गए, तो आपने किसी और को कैप्टन बना लिया जो एक जिसकी टीम में जगह ही नहीं है, और आपने अपने जो कैप्टन था जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसको छोड़ दिया। और मतलब अभी वर्ल्ड कप से वापसी आए हैं, कितने संडे को लैंड किए होंगे, ट्यूसडे को रेजिग्नेशन भी हो गई, नए कैप्टन की मीटिंग भी हो गई पीसीबी से, और पीसीबी ने वीडियो भी रिलीज कर दी कि मतलब आगे के प्लान्स क्या है। मतलब क्लियरली मुझे इसमें लग रहा है कि डिसीजन पहले ही ले चुके थे ये लोग, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं भी है। और यहीं पर आई थिंक हमारे नेशन का मसला ये है कि सब साथ बैठ के एक डिसीजन नहीं ले रहे, सब अपने तौर पे डिसीजंस ले रहे हैं, और इसीलिए आगे जाने में बहुत मुश्किलात हो सकती है। ट्रू, आई थिंक नहीं, इस बात का तो वो है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये आज की कहानी नहीं है। तकरीबन 20-30 साल से हो गया कि जब भी वर्ल्ड कप से वापसी आते हैं तो आप पिछले 5 वर्ल्ड कप कैप्टन उठा के देख लें, या तो सैक किए जाते हैं या रिजाइन कर दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस भी सही नहीं होती, लेकिन आई थिंक वही एक तरीका होता है किसी को स्केपगोट बनाने का। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस डिबेट में एक नया एस्पेक्ट लेके आते हैं। मैं तुमसे पहले चाहूँगा तुम उस पर राय दिखाओ अपनी, कि बाबर का जो कैप्टनसी स्टाइल था और जो बाबर एक टेम्पलेट लेके आए प्लेयर्स को बैक करने का, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। डेफिनेटली आई थिंक इसमें मल्टीपल चीज़ है। आई थिंक जो हम पहले देखते हैं, आई थिंक जब आप 2010 से शुरू हो तो 2010 से लेकर 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा टाइम निकला था कि अगर आप देखें ना किसने खेला है, तो मतलब मैं ऊपर से नीचे पढ़ता ही जाऊं, ये मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर 2016 से अब तक जब बाबर ने कैप्टनसी ली, आफ्टर 2017 जब वो आए हैं, और फिर उसके बाद से अब आज तक एक कंसिस्टेंसी नजर आई है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इतनी भी नहीं नजर आई है क्योंकि वो चीफ सेलेक्टर बदलता रहता है, वो चेयरमैन बदलता रहता है, फिर स्ट्रैटेजी रिवाइज होती जाती है। बट आई थिंक जो उन्होंने एक अच्छी चीज किया है कि उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया, और उससे होता ही है कि एक्सपीरियंस बनता है उनका इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्रूवमेंट होती है। और ये नहीं होता कि आपने मतलब 2-3 मैच खिलाए प्लेयर को, उसको डिस्कार्ड कर दिया और फिर नया क्रॉप आ गया, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। आपको टाइम देना है किसी को भी इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। आप आए नजर आती है आपको, आप देखते हैं वो अच्छा प्लेयर है, और फिर आप उसको छोड़ते हैं सर्किट से। तो आई थिंक ये बाबर आजम की पॉजिटिव थी कि उन्होंने कहा था कि ये मेरे प्लेयर्स हैं, मैं इन्हीं को ही बैक करूंगा, इन्होंने ही मेरे लिए 4 साल के लिए खेला है, and these are the ones who will take us forward in the World Cup. If it didn't work, तो unfortunately it didn't work. But maybe that's time for some change. सही बात है। आई थिंक नहीं, जो बात है उसको अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें तो बिल्कुल सही बात है। अगर यही 15 लड़के वर्ल्ड कप उठा लेते, और मैं ये बात काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ, तो आज बाबर की उतनी वाह होती कि कोई पर्ची सिस्टम नहीं चला और इसने किसी की नहीं सुनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े क्लेम्स के साथ इशू यही होता है कि अगर आप बोल देते हैं कि भाई हम ग्राउंड में जवाब देंगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की चीजें जब आप पोर्ट्रे करते हैं, विच अ प्लेयर ऑफ योर स्टैचर कैन, बिकॉज अगर आपके इतना पोटेंशियल है,
अगर वो पोटेंशियल बैकफायर करता है तो जो बैकलैश आया वो काफ़ी हद तक आई थिंक जस्टिफाइबल था और बिल्कुल सही गुस्सा था। मोर देन दैट आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये रहा, और इसमें ग्रूमिंग का बहुत, जैसे तुमने कहा कि हमने कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, बाबर वॉज नेवर ग्रूम्ड और वो आपको उसकी ऑन पिच कैप्टनसी से दिखता था। मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि बाबर ऑन द फ्लाई चीज़ें सीख रहे थे, वो मैच खेल कर ये बात सीखते थे कि शायद जो चीज़ें उनको मैच से पहले पता होनी चाहिए थी एज अ कैप्टन, ना कि आपको क्या स्ट्रैटेजाइज करना है, किस तरह अपने बॉलर रोटेट करने हैं। खासतौर पे हमने देखा रिसेंट टाइम में फास्ट बॉलर्स को बहुत देर तक छोड़ दिया, सही टाइम पे शाहीन को नहीं लेके आए, रिपीटेटिव बात थी, काफ़ी बार हमने नोटिस किया। तो शोज एक उन्होंने लर्न नहीं किया जितना फास्ट वो लर्न करना चाहिए था। अगेन वही बात है, ग्रूमिंग नहीं हुई तो कैसे लर्न करते, पूरी टीम में कोई वो नहीं था। लेकिन वो उनकी कैप्टनसी का एक थ्रू आउट टेम्पलेट रहा कि ऑन मीडिया उनका जो एग्रेशन था वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं हुआ फील्ड के अंदर। बिल्कुल, आई थिंक डेफिनेटली जब आप क्लेम्स करते ही हैं, इतने बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, तो फिर यू हैव टू परफॉर्म। और इस वर्ल्ड कप में हमने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो तो सीधी सीधी सी बात है कि हमने परफॉर्मेंस नहीं दी। पर वही बात है कि जब आपने एक कप्तान सीख रहा है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो मे बी यू शुड कीप हिम एज कैप्टन। ऑब्वियसली शाहीन ने उन्होंने रिप्लेस किया है, विच पर्सनली आई थिंक इज नॉट द बैड चॉइस। शाहीन शाह अफरीदी 2 टाइम लाहौर कलंदर्स के लिए कैप्टन रहे हैं और लाहौर कलंदर्स PSL जीती है। आई थिंक मेरा ज्यादा ये है कि तीनों फॉर्मेट में जब आपने कैप्टनसी छोड़ दी, मतलब वो सैक हुए, उन्होंने छोड़ दी, बिहाइंड द सीन्स वी डोंट नो, वी कैन ओनली स्पेक्युलेट, बट पूरी आपकी क्रिकेट रीसेट हो गई। अब नया कैप्टन आया, टीम को रीसेट करना पड़ा, नए स्ट्रैटेजीज आएंगे, नया स्टाफ आएगा, नया सब कुछ आएगा, फिर से आपने अपनी क्रिकेट टीम को एक रीसेट पॉइंट पे डाल दिया जो आपकी सारी मेहनत चल रही थी 3-4 सालों से। तो ये एक डेफिनेटली है। एक और चीज बहुत लोग कहते हैं कि बाबर आजम वाज नॉट द सेम बैट्समैन एज कैप्टन। बिल्कुल, और आई थिंक ये हमने बात अगेन हमारी बहुत सारी वीडियोस में रेगुलर डिस्कस की, खासतौर पे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, के बाबर दबे दबे लग रहे थे। और ये बात अभी की नहीं है, आई थिंक 2021 के वर्ल्ड कप तक भी अगर आप जाके देखें तो बाबर हैड अ वेरी गुड रन 2021 के वर्ल्ड कप में, उनकी 4 या 5 50 नहीं कंटिन्यूस ना, लेकिन बहुत लोगों का ये था कि वो स्लो खेल रहे हैं और उसकी वजह यही है। खैर मिडिल ऑर्डर तो हमारा कभी भी स्टेबल नहीं रहा, बट बाबर के पास वो था ही नहीं नीचे से कि चलो, फिर जब नीचे से रन होना शुरू हुए तो वो इतना शेल में जा चुके थे एज अ डिफेंसिव माइंडसेट में कि हमें वो झलके नहीं दिख रही, जो आई थिंक एक चीज रिफ्लेक्ट करती है फॉर द लाइक्स ऑफ गंगुली, तेंदुलकर, कि ये सब भी बहुत बड़े प्लेयर थे बट नन ऑफ देम कुड रियली हैंडल कैप्टनसी, और उनको इवन जो रूट, और उनको किसी ना किसी पॉइंट पर आके वो फैसला लेना पड़ा कि डू दे वांट टू सेव देमसेल्व्स एज द कैप्टन और दे वांट टू सेव देमसेल्व्स एज अ बैट्समैन ब्रांड। तो बाबर ने भी वही डिसीजन लिया वहां पे। अग्रीड। T20 में शायद आप सही है, क्योंकि अगर मैं आप सबको बताऊं तो बाबर आजम स्टैट्स इन T20 एज कैप्टन, हिज एवरेज इज 37 वर्सेस व्हेन ही वाज नॉट कैप्टन व्हिच इज pre-2019, हिज एवरेज वाज 49। शायद आप सही है कि T20 ने उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के रन किए जब वो कैप्टन नहीं थे। लेकिन अब मैं टेस्ट और ODI पे लेके जाऊं तो टेस्ट में उनकी एवरेज एज कैप्टन 50 है और नॉट एज कैप्टन 46 है, और ODIs में उसकी कैप्टनसी में एवरेज 60 है और नॉट एज कैप्टन 54 है। तो क्या सिर्फ कहना कि कैप्टन सी की वजह से उसकी बैटिंग में डिप रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हाँ, इस वर्ल्ड कप में प्रेशर बहुत बढ़िया था और हाँ डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप की प्रेशर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, बट आई थिंक हिस्टोरिकली उनकी पीक भी कैप्टनसी की टाइम पे आई है। तो मेरे ख्याल से वो अनफेयर होगा कहना कि बाबर आजम थ्रू हिज होल टेन्योर ही इज नॉट हैंडल्ड कैप्टनसी प्रेशर वेल, क्योंकि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस आप जितनी भी देख लें बहुत सारी अंडर हिज कैप्टनसी ही आई है। हम T20 सेमीफाइनल पहुंचे, हमने T20 वर्ल्ड कप वाला डोमिनेट किया, हमने T20 फाइनल में पहुंचे, ये मतलब कोई बहुत कम अचीवमेंट्स नहीं है। एंड इन दोस टूर्नामेंट्स ही बैटेड वेल एज वेल। आई थिंक इट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट एक तरफ से, इस वर्ल्ड कप सीम लाइक डू और डाई। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। बिल्कुल नहीं, आई थिंक अगेन वही बात है, उसमें ये भी चीज़ हम एक ऐड कर सकते हैं कि उनका आउटसाइड पाकिस्तान कैप्टनसी का इतना एक्सपोजर नहीं था, जो मुझे लगता है बाबर के लिए काफ़ी मार खाने वाली बात थी कि कंडीशन हम जज नहीं कर पाए, या वी वर टू क्विक टू थिंक समथिंग अबाउट द कंडीशंस, और उसकी वजह से भी हमारे जितने फॉरेन टूर हैं बाबर के अंडर, इंग्लैंड का टूर हो गया, न्यूजीलैंड का टूर हो गया, इवन श्रीलंका का टूर हमारा डोमिनेटिंग होना चाहिए था, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था टेस्ट मैचेस के अंदर। उसके बाद फिर हमारा इंडिया का जो हो गया 4 में टूर अगर राउंड अप करूं तो वही बात है कि हम फॉरेन कंडीशन जज नहीं कर पाए। घर के शेर थे,
और बाहर जाके वो शेर नहीं रह पाए। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं अगर डिबेट, तो क्या ख्याल है एंडिंग नोट्स? आई थिंक जो मैं तो अपनी वही स्टांस रखूंगा जो मैंने सारे पॉइंट्स किए कि इमोशनल डिसीजन लग रहा था, टेस्ट मैचेस में आपने किसको कैप्टन बना दिया है, यू नो ओवरऑल अगर बाबर की परफॉर्मेंस देखे तो मेरे ख्याल से अच्छी है। ये वर्ल्ड कप एक टिपिंग पॉइंट बन गया था कि आपने बस इस पे डिसीजन बना लिया। आई थिंक चलो सही है, ओडीआई में आपने उनको कैप्टनसी से रिलीव किया, आपने शाहीन को बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से टेस्ट मैच का कैप्टन आज तक बाबर आजम को होना चाहिए था। आई नो उसकी टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है इतनी एज कैप्टन जैसे आपने बोला, बट जो रिप्लेसमेंट कैप्टन बना, एंड आई मे बी रॉन्ग, मे बी शायद मसूद सरप्राइज ऑल ऑफ अस, बट आई डोंट थिंक एट द मोमेंट ये सही डिसीजन था कि टेस्ट कैप्टनसी एट द मोमेंट बाबर आजम को छोड़नी चाहिए थी। चले, आई थिंक मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ऑस्ट्रेलिया में शायद वो पुराना बाबर आजम दिखे, वही फ्लेयर, वही जो 2016 का टूर, आई थिंक बाबर का लास्ट 16 या 19 का था बल्कि, तो वही अगर हमें बाबर आजम दिख जाए तो क्या ही बात होगी। इसी नोट पे हम वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताएं आप लोग के क्या ख्यालात हैं बाबर की कैप्टनसी के बारे में। अंटिल देन प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।